देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिजिक्स की सबसे पहली क्लास, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को हम इस ढंग से करेंगे, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। आप फिलहाल चाहे 10th क्लास में हो, 12th क्लास में, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी A to Z सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। बस आपको जस्ट कॉपी पेन लेके बैठिए और बेसिक से हम बिल्कुल भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक बार इसके बारे में हम ये देख लेते हैं, पूरा चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। पहली बात, व्हाट इज लाइट। लाइट मतलब देखो, लाइट सिंपल एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं। आप अब मुझे देख पा रहे हो किसकी मदद से? लाइट की वजह से। अगर मैं यहाँ एक रूम की लाइट बंद कर दूं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी ऐसी है ही नहीं जो हमें दूसरी चीज़ों को देखने में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, यहाँ पर लाइट कम होने की वजह से क्या हो गया? लाइट कम होने की वजह से मेरी इमेज भी कम हो गई। ओके, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, which helps us in seeing another objects। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब हेडिंग डाल लेते हैं हम, ऑल अबाउट लाइट। जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से हम एक बार लाइट के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होगा? लाइट का नेचर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक बार क्विकली ये भी चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब एक ऐसी वेव या कोई ऐसी एनर्जी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मिलेंगे। जैसे सपोज करते हैं हम, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करैक्टर है, जो मैग्नेटिक करैक्टर होगा वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये है, ये, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? इसके परपेंडिकुलर। दो टाइप की वेव्स मिलती है हमारे यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी वेव होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल के अंदर आपको जस्ट एक ही टाइप की वेव देखने को मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखने को दिखाई देगा। सिंपल। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। लाइट का नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा, इन एन एक लाइट के अंदर, कोई भी लाइट की टाइप की बता देगा, जैसे हम बात करेंगे अभी, ये बोल देगा भाई आपके पास एक लाइट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ईस्ट डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्वेश्चन सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी बताया क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आप क्या बोलोगे? अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। धीरे धीरे हम ऐसी सारी बातें करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी क्लियर होगी। तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर कंप्लीट। अब आता है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या हो गई, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या हो गई? तो हम थोड़ा जनरली बात करें तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट पेपर में ऐसे नहीं मिलेगा, पेपर में मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, या फिर आप सिंपल वे में याद रखो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। मतलब इमेजिन करो, एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल कर जाएगी? 3 लाख किलोमीटर। बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम।
अब एक बार जल्दी से ये वर्ड आया है जो वैक्यूम, इसको चेक कर लेते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होगा, जैसे सीधा ही करते हैं हम। वैक्यूम का मीन्स होता है जहां पर कोई भी मीडियम ना मिले। मीडियम इन द सेंस, अभी मीडियम भी बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल के लिए याद रखो मीडियम जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता। मीडियम इन द सेंस कोई भी हवा, पानी, गैस, कुछ भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी ना प्रेजेंट हो। जैसे अर्थ के बाहर क्या है, वैक्यूम है, ये हमारी अर्थ है, इसके बाहर क्या है, वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना तो एयर है ना, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी मीडियम आपका नहीं है। क्वेश्चन ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट वैक्यूम के थ्रू, वैक्यूम के आर पार क्या हो सकती है, पास हो सकती है। बट इसके अगर हम दूसरी तरफ बात करें, साउंड वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। डन, चलो अभी मैंने ये बात करी थी मीडियम की, वैक्यूम टर्म समझ में आई। नेक्स्ट टर्म क्या था बताया था मैंने, इसके अंदर यूज किया था मीडियम। मीडियम का मतलब हिंदी में माध्यम, और माध्यम का मतलब जब भी कोई काम किसी की मदद से होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। अब फिजिक्स में 3 तरीके के मीडियम मिलते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 तरीके के मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर इन तीनों में से कोई भी मीडियम आपका प्रेजेंट नहीं है तो मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर पाएगी, और अगर इनमें से कोई भी मीडियम नहीं है इसके आर पार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर पाएगी। ओके, चलिए, तो ये थी लाइट के बारे में बातें। अब इस चैप्टर के अंदर हमें और बहुत सारी बातें करनी होंगी, जैसे चैप्टर के नाम के अंदर क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब एक बार रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन, एक बार मीडियम को दोबारा से डिस्कस करते हैं हम। मीडियम मैंने अभी बताया 3 तरीके के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जनरली मैं 2 तरीके के मीडियम की बात करूंगा जब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम बात करेंगे, मतलब इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा मैं, एक तो मैं बोलूँगा रेयरर मीडियम, रेयरर, एंड सेकंड में क्या बोलूँगा, डेंसर मीडियम। इसको जैसे मैं याद रखता हूँ आप भी कोशिश कीजिए ऐसे याद रखो। डेंसर होता है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं गाढ़ा, गाढ़ा इन द सेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा वो थिकी है, ज़्यादा गाढ़ा है। एंड रेयरर क्या हो जाएगा, पतला, पतला मतलब हल्का, या फिर जो दूर दूर पार्टिकल हो जिसके। 2 तरीके के मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम और दूसरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। जैसे एग्जांपल के लिए हम करते हैं बात, मेरे पास एक गैस है, ये गैस हो गई, और मेरे पास क्या है, एक ग्लास है। कौन सा इनमें आप एक दूसरे कंपैरिजन में गाढ़ा है, गाढ़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है ग्लास क्या होगा, ज़्यादा थिक होगा, ज़्यादा डेंस होगा। ओके, इसलिए इस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, डेंसर, और इस मीडियम को क्या बोला जाएगा, रेयरर, पतला मीडियम। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूँ एयर और वाटर, इनमें से कौन गाढ़ा होगा, कि जिसके पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर वाटर ज़्यादा गाढ़ा होगा। ओके, अब अगर इसकी जगह मैं बोलता हूँ वाटर और ग्लास, इनमें से कौन ज़्यादा गाढ़ा होगा, अब ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये सभी को बातें क्लियर है अभी? इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये मीडियम के बारे में जो मैं बातें बता रहा हूँ, बिकॉज जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है टोटली इन्हीं के बेस के ऊपर चलेगा। आगे मैं बताऊंगा आपको, जब मीडियम चेंज होता है, रेयर से डेंसर जाते हैं, हम डेंस से रेयर जाते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ओके, बैक टू द मेन टॉपिक, रिफ्लेक्शन। जनरल वे में याद रखो, रिफ्लेक्शन होगा मिरर के अंदर, और रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंस। जस्ट फिलहाल इतना याद रखो ताकि माइंड में एक इमेज रहनी चाहिए। हाँ भाई, इसके अंदर हम ये टॉपिक नेक्स्ट अभी आने वाला है जो ये पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कैप है, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको बोर्ड के ऊपर फेंक के मारूंगा तो क्या होगा, टकराने के बाद वापस आ जाएगा।
ऐसा तो है नहीं भाई ये जो कैप है आर पार हो जाएगी दीवार के, नहीं। ये मान लीजिए बोर्ड है, अगर मैं कैप मारूंगा ना इसके ऊपर फेंक कर, तो क्या होगा, ये कैप टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ये कैप आई और टकरा के ऐसे मुड़ गई। अगर ये इसके आर पार हो जाएगी फिर क्या बोलूँगा मैं इसको, रिफ्रैक्शन। बट अगर ये टकरा कर ऐसे मुड़ जाती है सेम उसी डायरेक्शन में जिस जगह से आई थी, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। जनरल मीनिंग तो है ये, अब इस फैंसी टर्म्स अभी हम यूज़ करेंगे। फैंसी टर्म्स इन द सेंस भाई जो आपकी बुक्स में आपको पेपर के अंदर लिखनी होगी। ओके, तो रिफ्लेक्शन सिंपल क्या होगा, जब लाइट आई किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर टकरा के बाउंस बैक कर जाती है। आई, लाइट आई, टकरा कर क्या हो जाती है, बाउंस कर जाती है। बाउंस इन द सेंस देखो ऐसे समझो, जैसे बॉल को आपने धरती में मारा, वो टकरा के वापस आई। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। जैसे ये एयर से आई थी, ये एयर से आ रही है लाइट, और टकरा के वापस एयर के अंदर ही चली गई, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्शन। अभी जल्दी से रिफ्रैक्शन को देख लेते हैं, फिर डिटेल से दोनों को करेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास ग्लास हो गया, ग्लास कांच, ठीक है, क्या होगा, जैसे जो लाइट आएगी वो इसके आर पार हो जाएगी। जिस भी चीज़ के आर पार कोई हो जाए ना, जैसे आर पार हो जाती है कोई चीज़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। बट अगर टकरा के उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाती है तो उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखो जल्दी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन दी सेम मीडियम, बाउंस बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन दी सेम मीडियम। लाइट का टकरा कर बाउंस बैक कर जाना इस उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई है। मैंने लिखा था रिफ्लेक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, मिरर्स का। तो अभी एक बार जल्दी से इसका रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमिना देख लेते हैं, उसके बाद मैं मिरर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सपोज करते हैं हम, पहले हमारे पास क्या है, ये प्लेन मिरर है। मिरर, ये लाइट आई, यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगी, लाइट ऐसे मीडियम में चली जाएगी। ये लाइट आई और ये टकरा कर चली गई। ये पूरा जो प्रोसेस हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लाइट का वापस जाना। ओके, अब देखो जो लाइट आई है इसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो लाइट टकरा कर गई है इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। जल्दी से नोट करो, जो आई है इंसिडेंट, जो गई है रिफ्लेक्टेड। अभी रिफ्लेक्शन हो चुका है, ये पूरा क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। आई इंसिडेंट, गई रिफ्लेक्टेड। इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं इस पॉइंट से क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी मतलब जो एक्चुअल, तो इतनी बात क्लियर। इंसिडेंट रे जो आई, रिफ्लेक्टेड रे जो गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर लाइट आपकी मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी। अगर अब हम क्या करता हूँ, एक डॉटेड लाइन, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ मिरर। जैसे ये मिरर हो गया, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ तो इसका हमने नाम रख दिया नॉर्मल। नॉर्मल का जनरल मीनिंग ही ये होता है परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। अब पूरी फिजिक्स के अंदर जितना भी हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी एंगल बनेगा वो उसके अंदर जो नॉर्मल होगा वो कॉमन होगा, मतलब नॉर्मल के साथ ही एंगल बनेगा हर कोई। जैसे ये जो एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ, दो एंगल्स बनेंगे इसके अंदर। ये एंगल होगा एंगल आई, क्यों, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के अंदर दो कॉमन चीजें क्या, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं लिख देता हूं जल्दी से, लिखो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमेना है, पूरा प्रोसेस है, कैसे आएगी कैसे जाएगी। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे जल्दी से नोट डालो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के सिंपल दो लॉज हैं। पहला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने ही एंगल पर लाइट चली जाएगी। जैसे अगर मैंने बोला जो लाइट है वो 30 डिग्री पर आ रही है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है 30 का, तो आपको पता होना चाहिए ये 30 है ना कि ये 30 क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल का कॉमन है, नॉर्मल के साथ कॉमन में होगा। तो ये बताओ कितने एंगल पर लाइट जाएगी। 30 पर आई थी, 30 पर ही जाएगी। क्यों जाएगी? बिकॉज हमें ये रूल पता है जितने एंगल पर लाइट आई है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, उतने ही एंगल पर लाइट आपकी सिंपली चली जाएगी। सेकंड क्या होगा, लाइट एंगल, हाँ ये लिखो, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन्स जिस प्लेन में लाइट आ रही है और जिस प्लेन में लाइट जा रही है, और थर्ड क्या होगा आपका नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे आपके सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन इन द सेंस अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे मान लेता हूँ। ओके भाई, जो मिरर है ये एक्स एक्सिस, ये क्या होगा वाई एक्सिस, तो ये जो प्लेन होगा ना एक्स वाई प्लेन, सब क्या होगा तीनों एक ही प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन का एक ऑल ओवर ओवरव्यू। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे डिस्कस करते हैं हम। एक कमरा होगा ये। अच्छा एक चीज और, ये नोट में डालो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ऐसा नहीं कभी मुड़ मुड़ के ऐसे चलेगी। लाइट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जैसे लेजर लाइट का एग्जांपल लेते हैं हम, लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसा ही होता है। ठीक है, बट मेरा भी क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कमरे के अंदर क्या किया, बल्ब लगा दिया। बल्ब लगाने से क्या होगा, रोशनी है जो पूरे कमरे में फैलती है, ना कि ऐसा भाई लाइट सीधी गई ऐसे, ऐसा नहीं होगा भाई नीचे अंधेरा रहेगा ऊपर रोशनी होगी, रोशनी पूरे कमरे के अंदर फैलती है। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न सिंपल ही होगा, ये लाइट जाएगी तो सीधी, यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट, ऐसे करते करते पूरे कमरे के अंदर ये फैल जाएगी और हमें क्या होगा, पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाएगी। सिंपल टेक्निक। ओके, तो ये क्या है, किसका फिनोमिना है, किसकी वजह से होता है, ये रिफ्लेक्शन के कारण। अब थोड़ा सा और डिटेल से करते हैं। मेरी शर्ट का कलर, मेरी किसी भी चीज़ का आपको अगर कलर दिखाई दे रहा है ना, तो क्वेश्चन मेरा ये है वो कलर क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा सा अब ये ना कंपटीशन लेवल के हिसाब से हम बात करते हैं, 12th लेवल के हिसाब से, भाई ऐसा क्यों होता है। देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा एटम्स के बारे में पढ़ना होगा। अगर हम थोड़ा एटमोइक स्ट्रक्चर के बारे में जाए ना, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये भी मैं कवर कराऊंगा, बट एक बार थोड़ा सा ये है, अब टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो एक बार नॉलेज ले लो। सपोज करो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये इसकी शेल्स बोला जाता है इनको। अब मैंने क्या किया, सपोज करते हैं हमें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एनर्जी पड़ी है ना, एनर्जी इन द सेंस जैसे लाइट आ गई, लाइट आने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपरली शेल में चला जाएगा, ऊपर गया। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, इस शेल में घूमने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, मान लेते हैं 10, इस शेल में एनर्जी घूमने के लिए कितनी चाहिए, मान लेते हैं 15। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 5 एनर्जी को गेन करके 15 हो जाएगी, इसके अंदर 5 एनर्जी को गेन करके ऊपर वाली शेल में चला जाएगा। अब फिजिक्स के रूल होते हैं, मतलब एटम की रूल से ही, इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, अब कोई चीज़ ग्राउंड स्टेट के अंदर इतना घूम रही है ना, इतना तो एनर्जी लूज करेगी नहीं। जैसे इसकी ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर अगर चाहे
1000 सालों तक घूमता रहे, अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। बट अगर ये एनर्जी गेन करके ऊपर चला गया ना, तो आफ्टर सम टाइम इसको एनर्जी लूज करके नीचे आना पड़ेगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर बाद इसकी 15 से एनर्जी कितनी हो गई, 14। एक एनर्जी इसने क्या की, ऊपर घूमते हुए लूज कर दी। अब क्या ये इस शेल के अंदर घूम सकता है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट कितने की, 15 की? तो आंसर होगा नहीं। जब रिक्वायरमेंट 15 की है तो इसके पास 14 एनर्जी है, तो इसके अंदर बना नहीं रह सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, वापस नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए कितनी एनर्जी है, सिंपल 10 चाहिए। तो इसके पास एक्स्ट्रा कितनी है, इसके पास एक्स्ट्रा हुई 4 एनर्जी। तो 4 ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा तो फालतू की चीज़ है तो लूज कर देगा। अब ये जो एनर्जी लूज करेगा ना, ये एनर्जी लूज करेगा लाइट की फॉर्म में। जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना ब्लू, इसका सिंपल लॉजिक ये है, हम थोड़ा और डिटेल से करेंगे बात। एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करी, ऊपर गया। अब ये किस शेल से किस शेल में गया है और किस शेल से किस शेल में आ रहा है, वो डिपेंड करेगा उसका कलर कैसा होगा। सिंपल, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, रिफ्लेक्शन का टॉपिक था। हमें क्वेश्चन ये आएगा, भाई हमें कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है, तो आप ये बोलोगे रिफ्लेक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड एवरीथिंग शोज कलर्स। ओके, अब क्वेश्चन फिर ये आता है, भाई जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर, ये एक्सेप्शन के अंदर आ जाते हैं। भाई व्हाइट कलर और ब्लैक कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं? व्हाइट कलर सभी कलर्स को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब किसी भी कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। जैसे जितनी लाइट आई उतनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, कोई भी कलर इसने एब्जॉर्ब किया ही नहीं। ब्लैक कलर क्या करेगा, सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब इन द सेंस सभी कलर को बिल्कुल अपने अंदर मिक्स कर लिया, तो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। ये सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये एक भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, पेपर में एक क्वेश्चन ये आएगा, विच कलर ऑब्जेक्ट विल मैक्सिमम रिफ्लेक्ट लाइट। बस क्वेश्चन ये है, भाई कौन सा कलर मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीधा व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्या करेगा, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा कलर सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर। ओके, चलिए अब जल्दी से थोड़ा मिरर्स के बारे में करते हैं हम काम। नेक्स्ट टॉपिक आपका मिरर। अब मिरर सबको पता ही है, शीशा जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर सिंपल क्या होता है, स्मूथ एंड शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला मैंने, मिरर क्या होगा, स्मूथ इन द सेंस बिल्कुल प्लेन, एंड शाइनी मतलब चमकदार, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। अब टाइप्स ऑफ मिरर लिखो जल्दी से, टाइप्स ऑफ मिरर। अब जब भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से, भाई कितने टाइप्स का मिरर होता है, उनका सिंपल आंसर आता है 2। मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है, बट वो क्या बोलते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई कनकेव एंड कन्वेक्स नहीं होते। एक्चुअल में क्या होता है, मिरर के 2 टाइप्स ही होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव एंड कन्वेक्स, समझ में आया? प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज करेंगे, जो शीशा होता है ना, कनकेव और कन्वेक्स, ये थोड़े से ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं के बारे में पूछते हैं। बट डिटेल से हमें पता होना चाहिए मिरर बनते कैसे हैं एक्जैक्टली, क्योंकि अभी हम कंपटीशन लेवल के एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो उस केस में इन्हीं बातों पर से क्वेश्चन उठेगा और जो कि गलत होगा। ओके, प्लेन मिरर हमने बात करी थी, ये हो गया। अब स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है ना, तो एक बार स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। स्फीयर क्या होगा, स्फीयर होगा एक 3D स्ट्रक्चर, जैसे ये होगा ना बॉल होती है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे काट दिया मैंने 2 पीस में, 2 पीस बने। अब इन दोनों पीसों को ध्यान से समझना, ये क्या है आपके पास, एक पूरा स्फीयर। ओके, ये क्या होगा स्फीयर का, ये होगा इसका सेंटर। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोला जाएगा, रेडियस। इतना हम पिछली क्लासों में बेसिक्स ये हम पढ़ के आए हुए हैं, हमें पता है अभी सेंटर और रेडियस का मतलब क्या है। अब इमेजिन करते हैं, मैं इसको 2 पीसेस में काट देता हूँ। ये 2 पीस आए, मैंने क्या किया, अब इनके ना मैं कोटिंग कर देता हूँ। कोटिंग इन द सेंस भाई कोई चमकदार चीज़ का पेंट लगा दिया, ऐसे समझो। ये कोटिंग के बारे में बात करें हम, कोटिंग का मतलब क्या है।
एक के तो मैंने क्या किया, अंदर पेंट कर दिया, ये अंदर पेंट हो गया। एक के मैंने क्या किया, बाहर पेंट कर दिया। अब हमें ये पता है भाई जो मिरर होता है उसके लाइट आर पर नहीं हो पाएगी। तो देखो ये इमेजिनेशन, जितना इमेजिन ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मिरर हो गया, इसके आर पर लाइट नहीं जा सकती, इस साइड से लाइट नहीं आ सकती, तो लाइट किस साइड से आएगी, सिर्फ इसी साइड से, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कनकेव। क्या नाम होगा, कनकेव मिरर। जिसके बाहर की साइड पेंट हो वो क्या होगा, कनकेव मिरर, और जिसके अंदर की साइड पेंट हो वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। डन। कनकेव एंड कन्वेक्स, दो टाइप के मिरर, एक क्या होगा कनकेव एंड सेकंड क्या होगा आपका कन्वेक्स। ये सारी बातें नोट करते रहे ना, क्योंकि आगे जब हम काम करेंगे तो पिछली बातों का यूज लगातार होता रहेगा। ऐसा ना हो मैं बार बार मेरे को रिपीट कराना पड़े, एक बार में करो अच्छे से, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लिखो पार्ट्स ऑफ मिरर। मिरर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या मतलब है, किस पार्ट का क्या यूज है, सारा डिटेल से करते हैं। लिखो जल्दी, पार्ट्स ऑफ मिरर। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मिरर है, अब जल्दी से इसका नाम बताओ क्या होगा। ये मिरर मैंने बनाया, इसके बाहर पेंट है, बिल्कुल सही जवाब, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, हमें ये मैंने बताया था आपको, इमेजिन करो इसका पूरा स्फीयर है ये, ऐसे जस्ट इमेजिनेशन, मैंने इसको बीच में से आधा काटा हुआ है। इसका नाम होगा सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, इसका नाम होगा पोल। बस ये दो नाम याद रखो, बाकी नाम तो हम ऐसे कर लेंगे मिनटों में। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकंड क्या आपका पोल। देखो अब सेंटर से लेकर पोल तक की इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, मैंने बताया था, इमेजिन करो ये वाला, ये डिस्टेंस क्या थी, रेडियस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ये सेंटर है ये पोल है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक मान लेते हैं पूरी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितने ये 10। तो अगर मान लो मैं बीचों बीच एक पॉइंट लेता हूँ जो बिल्कुल इसके इन दोनों के बीच में है, तो इसका नाम क्या होगा, फोकस। सारा हम डिटेल से करेंगे, एक बार बस एक बार ध्यान से समझो। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जितनी रेडियस है, जितना डिस्टेंस है इसके बीच में, अगर मैं बीचों बीच एक पॉइंट लेता हूँ तो इसका नाम क्या होगा, फोकस। फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ। फोकस से लेकर पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ। अगर आपको ये बातें सारी समझ में आ चुकी हैं तो मेरी बात मान के चलो, न्यूमेरिकल्स में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक बार जल्दी से मैं सारा रिपीट करता हूँ अच्छे से, पॉइंट्स के नाम और बातें। देखो ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्या नाम होगा इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या था, पोल, इसका नाम सेंटर, मैं सीओ से लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक पूरी, पोल से लेकर सी तक की, देखो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, ये क्या है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। अब एक बीच में पॉइंट ले लेता हूं मैं, क्या नाम है इसका, फोकस। पॉइंट फोकस, ये फोकस है जो किसके बराबर होगा, ये होगा r/2। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हम r से लिखते हैं, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा, फोकस। ओके, मतलब बीचों बीच जो पॉइंट आएगा। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, ये होगा आपका फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ, भाई ये जो दूरी होगी, फोकस तो जस्ट एक पॉइंट होगा, फोकल लेंथ होगी क्या, r/2। जो ये डिस्टेंस निकालेंगे हम, कैसे निकलेगी, r/2। तो ये आपका जो पहला फॉर्मूला होगा ना न्यूमेरिकल यूज करने के लिए, ये फर्स्ट फॉर्मूला f = r/2। एक क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अगर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है एक मिरर की, 30 सेंटीमीटर है, फाइंड फोकल लेंथ। सिंपल, फाइंड फोकल लेंथ। जल्दी बताओ, फाइंड फोकल लेंथ। हमें क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो सिंपल, हमें ये पता है f क्या होता है, r/2, मतलब रेडियस फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30/2 15। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी आपकी 15, अगर ये 30 है तो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स ऑफ मिरर। ये पार्ट्स ऑफ मिरर अगले क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, अगले टॉपिक्स इनके बिना नहीं हो पाएंगे। अब जल्दी से हेडिंग डालो, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, भाई जो इमेजेस होती हैं, कोई भी आपका मिरर होगा, किस टाइप की आपकी इमेजेस को फॉर्म करेगा, कैसी टाइप की इमेज आपकी बनेगी। तो एक बार जल्दी से रूल लिखो, रूल्स फॉर इमेज। इमेज बनाने के रूल्स क्या होंगे, रूल्स फॉर इमेज। इमेज बनाने के रूल्स क्या होंगे, देखो सिंपल आपके 3 रूल्स हैं, ये 3 रूल ध्यान से समझो, अगली 8 इमेज ऐसे चुटकियों में बनती चलेंगे। पहला रूल क्या है, जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद, मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस में से गुजरेगी। तो पहले पॉइंट्स लिख लो, ये पोल, ये सी, और ये क्या हो जाएगा एफ। कोई भी लाइट की किरण, कोई भी रे ऑफ लाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमेशा फोकस में से गुजरेगी। पहली बात याद रखो, ठीक है, कभी भी पैरेलल जा रही है तो हमेशा फोकस में से गुजरेगी, तो कोई कंडीशन मैटर ही नहीं करती। पैरेलल का मतलब फोकस। सेकंड क्या है, जब भी फोकस में से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी, ये उल्टा है ऊपर वाले का, फोकस में से गुजरी तो पैरेलल हो जाएगी, सिंपल। एंड थर्ड रूल क्या है, अगर आपको तीनों रूल समझ में आ गए ना तो इमेजेस बिल्कुल बाएं हाथ खेल रहेगा। तो अगर ये सी और ये एफ, अगर कोई भी लाइट की किरण किस में से गुजरी, सी में से, सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, कहीं पर भी लाइट बेंड नहीं होगी। ध्यान से नोटिस करो, लाइट आई, लाइट आने के बाद बेंड होगी, लाइट आई, लाइट टकराने के बाद बेंड होगी। सिर्फ एक केस ऐसा बनता है जहां पर क्या होगा, लाइट सी में से पास करेगी तो जैसे गई थी वैसे वापस आ जाएगी, कहीं पर भी बेंड नहीं होगी। सिंपल, 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स का बेस करके हम अभी अगली 8 इमेज बनाएंगे। ओके, जल्दी बनाते हैं, इनको नोट करो जल्दी। प्रॉपर नोट्स बनते रहने चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इमेजेस का बहुत ज़्यादा, बिना इमेजेस के आपके न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं हो पाएगा। अब लिखो इमेजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की इमेज बनाएंगे हम सारी। टोटल इमेज होंगे आपके 6। अब उसका रूल पैटर्न देख लो कैसे इमेजेस आपकी बनेंगे। ये कनकेव मिरर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ओके, पहला हम क्या करेंगे, जो आप ऑब्जेक्ट रखोगे, 2 चीजें होंगी आपकी, एक तो ऑब्जेक्ट और एक क्या हो जाएगा, इमेज। 2 टर्म्स होंगे आपकी जो मैं बार बार यूज करता रहूंगा। अब एक तो ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा, इमेज। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा,
और जैसे मान लीजिए कोई शीशा है मेरे पास, कोई मिरर हो गया, अगर मैं इसके सामने खड़ा हूँ, मिरर के मैं सामने खड़ा हूँ, तो मैं खुद क्या हूँ, ऑब्जेक्ट, और मेरी जो शीशे में इमेज बन रही है वो क्या हो जाएगी, इमेज। दोबारा रिपीट करते हैं, मिरर के सामने मैं खुद खड़ा हूँ, ओके, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट आ रही है, और जो शीशे में दिखाई दे रहा है आपको वो क्या होगी, इमेज। चलिए जैसे अभी इसकी बात करते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो वो वीडियो क्या है, मेरी इमेज है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मैं खुद हूँ। चलिए जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है, इन्फिनिटी का मतलब पता ही नहीं भी कहाँ पे है, तो क्या होगा, ये लाइट पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद क्या रूल था पहला, हमेशा ये किस में से गुजरेगी, फोकस में से। डन, पहला रूल अप्लाई हो गया। जब भी लाइट रे पैरेलल जाएगी तो किस में से गुजरेगी, फोकस में से। आपकी पहली इमेज कंप्लीट। अब एक बार इमेजेस बना लेते हैं, उसके बाद दोबारा रिपीट करूंगा मैं, सारी इमेज दोबारा बनवाऊंगा। पहली इमेज ये होगी, जब भी लाइट रे कैसे आएगी, ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर रखोगे, इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये आपका सारी इमेज टकरा कर कहाँ पड़ेंगे, एग्जैक्टली फोकस के ऊपर। सेकंड, मैं एक बार बताना भूल गया आपको, इसका हम पैटर्न कैसे करेंगे, ये देखो, ये हम पहले रखेंगे इन्फिनिटी के ऊपर, फिर हम क्या, ठीक है, तो ये पहली बात क्लियर। जब भी ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर रखोगे, इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस के ऊपर। इसका थोड़ा एरोज ले लेते हैं हम, भाई लाइट आई, ये टकरा के ऐसे चली गई, ये लाइट नीचे से आई, ये ऐसे चली गई, ताकि पता लगता रहे कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है। फर्स्ट इमेज रूल्स के ऊपर है, रूल समझ में आ गए तो आप किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, और किसी भी लेवल का कोई क्वेश्चन होगा तो आराम से बन जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। सेकंड क्या था, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के आगे, जैसे इन्फिनिटी आगे 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 ऐसे सरकाते चलो बस। जैसे आपका पहले इन्फिनिटी पे था, पता नहीं हमें कहाँ पे है, फिर हम क्या करेंगे, आगे रखेंगे, फिर सी के ऊपर, फिर इनके बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर इसके आगे, 6 इमेजेस टोटल ऐसे बनाओ और काम खत्म। सेकंड इमेज, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना हमें, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सी के पीछे, ये सी होगा, इसके पीछे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के। वही रूल पहला, पैरेलल गई तो कहाँ से गुजरेगी, ऑब्वियस बात है, फोकस में से, रूल अप्लाई हुआ। दूसरी रे ऑफ लाइट हमें क्या करना था, हमें पास करनी है सी में से, सी में से पास कर दी हमने, क्या था रूल, सी में से जब पास हो गई तो जैसे जाएगी वैसे के वैसे वापस आ जाएगी, कहीं पर भी लाइट बेंड नहीं होगी। ओके, तो इमेज कहाँ पर बनी, ये रही, जहाँ पर दो लाइट काटेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। सारा सम अप करेंगे हम लास्ट में, एक बार इमेजेस सीखो ध्यान से। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम ऑब्जेक्ट को आगे सरकाओ, ये सी से पीछे, अब सी के ऊपर रख दोगे आप, सी के ऊपर रख दो, क्या होगा, लाइट रे पैरेलल गई, किस में से गुजरेगी, जब भी लाइट रे पैरेलल जाती है तो ये गुजरती है फोकस में से, पैरेलल आई, फोकस में से पास आउट हो गई। दूसरी रे आपको क्या करनी है, फोकस में से गुजारो। अब फोकस में से जब गुजारी थी तो क्या रूल था, पैरेलल हो जाएगी, तो ये जब पैरेलल होगी तो ये एग्जैक्टली इसके नीचे बनेगी। तो आप थोड़ा स्केल का जब मेजरमेंट लोगे तो एग्जैक्टली इसके नीचे ही बनेगी लाइट रे। ओके, फोर्थ रूल क्या है आपका, फोर्थ इमेज, इमेज नंबर 4। अब क्या रखेंगे हम, अब सी के ऊपर रखा है ना ऑब्जेक्ट, अब सी और एफ के बीच में थोड़ा आगे सरका दो ऑब्जेक्ट को, ये सी और ये एफ, ये पी, ये अब इसके बीच में रख दो ऐसे। अब क्या होगा, लाइट रे पैरेलल जाएगी, वही रूल अपना, किस में से गुजरेगी, फोकस थोड़ा सेंटर में लेते हैं, किस में से गुजरेगी भाई, फोकस में से, ये गई फोकस में से। दूसरी रे आपको क्या पास करनी है, दूसरी रे आपको सी में से पास करनी है, बट सी में से कैसे पास होगी मैं बताता हूँ। सी में से ऐसे पास होगी, आप रे को ऐसे जाएगी, ऐसे जाने के बाद ये रे आएगी वापस, बिल्कुल ऐसे, तो जो इमेज बनेगी ये पीछे आके बनेगी यहाँ पर। डन, ओके। नेक्स्ट इमेज क्या होगी, एफ के ऊपर, जो फिफ्थ इमेज होगी, आप कहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, ये रखोगे आप एफ के ऊपर, एफ हो गया। ये लाइट रे क्या थी, पैरेलल जाएगी, किस में से गुजरेगी, फोकस में से, ऐसे गई। दूसरी रे क्या, वही इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रख के मिला दो ऐसे, ये वापस आएगी, तो ये इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी के ऊपर, कहीं पर भी आपकी ये मीटअप नहीं होगी। ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी
मिलेगी इन्फिनिटी के ऊपर। ओके, लास्ट इमेज 6th। अब क्या रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखेंगे, एफ के आगे ये सी और ये एफ यहाँ पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। तो ये लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल का वही रूल, किस में से गुजरेगी आप, ये गुजरेगी फोकस में से, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रख के मिला दो ऐसे ही, ठीक है, ये ना आगे ऐसे खुलती चलेगी और एग्जैक्टली इमेज आपकी कहाँ बनेगी, पीछे जाके, ये रहा, ठीक है। ओके, क्लियर ये बातें सारी इमेजेस कैसी बन रही हैं, बस आपको सिंपल 2 या 3 रूल्स याद रखो, ठीक है। पैरेलल गई तो फोकस में से गई तो पैरेलल, डन, बात खत्म। और सी में से गुजरी तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में लाइट आई थी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, कहीं पर बेंड हुए बिना उसी डायरेक्शन में सेम चली जाएगी। अब जल्दी से इसको सम अप करते हैं। अब इसको याद रखने की कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, एक कनकेव मिरर है, हो गया, ये पोल, ये ट्रिक है याद रखने की शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से, ताकि याद रहे, बार बार इतने बड़े बड़े डायग्राम्स ना बनाने पड़े। देखो सपोज करते हैं एक आदमी यहाँ इन्फिनिटी पर है, दूसरा आदमी क्या है, सी से पीछे है, ये फर्स्ट वन, ये सी के पीछे है, तीसरा आदमी कहाँ पर है, सी के ऊपर, चौथा आदमी कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में, पांचवा आदमी कहाँ है, इसके एफ के ऊपर, और छठा आदमी कहाँ है, इसके आगे। डन, ठीक है। तो जो आदमी इन्फिनिटी के ऊपर है, जो पहली इमेज होगी लिख लेते हम, जो आदमी इन्फिनिटी के ऊपर है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी 5 के ऊपर। जो आदमी इन्फिनिटी के ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगी इमेज। जो इन्फिनिटी के ऊपर है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 5 के ऊपर, और 5 क्या है आपका फोकस। अब सेकंड, जो आदमी दूसरी पोजीशन पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2 पर, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, जल्दी याद करो, उसकी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, उसकी इमेज बनेगी 4 के ऊपर, मतलब उल्टे आ रहे, समझ रहे हो ना बात को। जो आदमी 3 के ऊपर है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, जो आदमी 3 के ऊपर है उसकी इमेज बनेगी 3 के ऊपर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था, एग्जैक्टली उसके नीचे वाला पॉइंट। अब जो आदमी 4 पोजीशन पर है, 4 पर है, उसकी इमेज कहाँ होगी, 2 पर। डन। और जो आदमी पांचवा, जो आदमी 5 पोजीशन पर है उसकी इमेज कहाँ हो जाएगी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी क्या है, 1। समझ रहे हो बात को, मतलब ये 1 लिख लेते हैं हम इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उल्टा होता चलेगा। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जो आदमी 6th पोजीशन पर है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको 7th मान लेते हैं हम, ठीक है। जो आदमी 6th पोजीशन पर है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 7 के ऊपर। और 7 एक स्पेशल केस है भाई, स्पेशल केस, इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये पैटर्न समझ में आया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इस शॉर्ट ट्रिक का याद रखने की। चलो अब जल्दी से नेचर और साइज बता देता हूँ मैं, जल्दी से खत्म करते हैं इस टॉपिक को। नेचर, लास्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन का, नेचर ऑफ इमेज। 2 टाइप के नेचर होते हैं बस आपके, क्या, एक तो रियल और एक क्या होगा, वर्चुअल। रियल का मतलब होता है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हैं। जैसे आप अगर मेरी फोटो देख पा रहे हो तो ये रियल है। अगर आप किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके आ सकते तो वो इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल, क्लियर। ओके, जब भी रियल बनता है तो इसके साथ में क्या आता है, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का मतलब हिंदी में क्या होगा, उल्टा। इमेज क्या बनेगी आपकी, उल्टी बनेगी। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। अगर रियल बन रही है तो मोस्टली केस में ये होता है, रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल है तो क्या होगी आपकी, इरेक्ट होगी। दोनों बातें क्लियर। अब कनकेव मिरर की हम बात करते हैं। कनकेव मिरर हो गया, इसके अंदर टोटल मैंने कितनी इमेजेस बताई, 6 में से जो पहली 5 थी ना, इन्फिनिटी के ऊपर रखा, 1 2 3 4, मतलब फोकस तक, यहाँ तक सभी में क्या बनेगी आपकी इमेज, रियल एंड
इन्वर्टेड। जस्ट जो लास्ट केस था जब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा था, जस्ट एक केस, उसके अंदर इमेज क्या बनी थी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सपोज कीजिए आपके पास एक कनकेव मिरर है, उसके अंदर ये बताओ किस केस के अंदर आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, वो अकेला केस होगा जहां पर आपकी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब भी मैंने बता दिया, जो जिसको हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते हैं। जब भी मिरर के मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है, अगर वहीं पर उसी साइड में इमेज बन जाए तो रियल इमेज होती है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और इमेज राइट में है तो मिरर के केस में वो क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अकेला केस ऐसा है जहां पर इमेज क्या होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन। अब क्वेश्चन रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होंगे, देखो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज देख लो, किस केस में आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के एग्जैक्टली इक्वल होगा। क्वेश्चन ये है, एट विच पोजीशन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के एग्जैक्टली इक्वल किस केस में होगा। तो जस्ट हमारा एक ही केस आया था, वो भी ये जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, सी के ऊपर, तो वो इमेज कहाँ बनी थी, एग्जैक्टली इसके नीचे बनी थी। ये एग्जैक्टली इसके नीचे, जितना साइज ये है उतना ही साइज इसका होगा। ये दो केसेस हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।